इस समय कांग्रेस में चल रहे क्राइसिस किसी भी अदर पार्टी में चल रहे इंटरनल मैटर से बढ़कर है और इसी समय राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। पिछले 40 से 50 दशकों में कांग्रेस गांधी का एक रॉयल टैग बन गया है, लेकिन आज के वीडियो में हम कांग्रेस के इतिहास की बात करेंगे। कांग्रेस की शुरुआत कब, कहां और कैसे हुई और किस तरह कांग्रेस गांधी का रॉयल टैग बन गया और इससे कांग्रेस कहां से कहां आ गया। कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में ब्रिटिश सिविल सर्विस ऑफिसर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा की गई थी। उत्तर प्रदेश में इटावा डिस्ट्रिक्ट में अपनी सर्विस के दौरान ह्यूम ने 1857 की क्रांति को बहुत करीब और बारीकी से देखा। 1857 की क्रांति के बाद ह्यूम ने ब्रिटिश के मिस गवर्नेंस और लोगों की एक अच्छी जिंदगी पाने की जद्दोजहद करने की इच्छा को भी देखा। अपने सिविल सर्विस कैरियर से रिटायर होने के बाद ह्यूम ने उस समय में इंडियंस की मेंटलिटी को समझा और ऑब्जर्व किया कि इंडियन पीपल्स होपलेस हैं, उनमें कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन वह कुछ करना चाहते हैं अपने खिलाफ हो रहे अत्याचारों के बदले। यहाँ ये बताना जरूरी है कि 1857 के रेवोल्यूशन के बाद ब्रिटिश राज ने ज़्यादा शक्ति बरतना शुरू कर दिया। भारतीय युवा या बेभारतीय जो अपने लिए कुछ करना चाहते थे या यूँ कहें ब्रिटिश राज के खिलाफ थे, बाजारों में अराजकता करना, छोटी मोटी लूटपाट करना, बैंक रॉबरी आदि करके अपना गुस्सा निकाल रहे थे। ह्यूम को लग रहा था कि यह अराजकता कभी भी एक बड़ा विद्रोह बन सकती है। इस सोच के चलते कि कोई भी बड़ा विद्रोह फिर से ना हो, ह्यूम ने उस समय के वायसराय डफरिन से बात की और डफरिन भी एक कमेटी का गठन करने के लिए मान गए ताकि पॉलिटिकल मुद्दों को एक सही दिशा मिल जाए और इंडियन से अपनी बात को आसानी से मनवाया जा सके। 1883 में ह्यूम ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स को एक ओपन लेटर लिखा और कहा कि कुछ 50 अच्छे और सच्चे मेंबर्स एक अच्छी और सच्ची संस्था की नींव रख सकते हैं, जो कि आगे एक अच्छी सोच, विचार और डेवलपमेंट को बढ़ावा दे सके। और अगर कोई देश या वहाँ के लोग इस तरह का विचार नहीं रखते हैं और अपने देश के लिए एक हिम्मत दिखाने या एक भारी झटका देने की ताकत नहीं रखते हैं, तो उस राष्ट्र और वहाँ के लोगों को रौंद दिया जाता है और वह राष्ट्र और वहाँ के लोग इसी के हकदार भी हैं। कोई भी राष्ट्र उतनी ही अच्छी सरकार प्राप्त करता है जिसके वह योग्य है। अंग्रेज आपके शासक या मालिक बन गए हैं क्योंकि आपके कंधों में अपने देश की जिम्मेदारी उठाने की ताकत नहीं है। अब जितना जो भी मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहो। कुछ और बेहतर करने या पाने की इच्छा हो तो निष्पक्ष रूप से आवाज़ उठाओ। इस तरह का लेटर जो लोगों को मोटिवेट करे, ह्यूम द्वारा कलकत्ता यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स को लिखा गया। के बाद थियोसॉफिकल कन्वेंशन एक धार्मिक सम्मेलन है जो तिब्बतीज गुरु द्वारा किया जाता है। यह सम्मेलन 1884 में मद्रास में हुआ और वहाँ ह्यूम को 7 लोगों ने ज्वाइन किया। के बाद 1885 में कांग्रेस के पहले सेशन के लिए एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया कि कांग्रेस का यह अधिवेशन दिसंबर में पूना में किया जाएगा, लेकिन उस समय पूना में कॉलरा आउटब्रेक हुआ और यह सेशन मुंबई में रखा गया। और 1885 में 28 से 31 दिसंबर को रिटायर्ड सिविल सर्विस ऑफिसर के इनिशिएटिव के कारण इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन कंडक्ट हुआ। बोमीश चंद्र बनर्जी, जो कि एक इंडियन बैरिस्टर थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट बने। कांग्रेस का यह पहला सेशन 72 डेलीगेट्स ने अटेंड किया, जो उस समय के भारत के लगभग हर प्रांत को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसके बाद 1886 में दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के सेकंड प्रेसिडेंट बने और 1892 से 1895 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने।
20वीं सदी के प्रारंभ में ब्रिटिश गवर्नमेंट के लगातार विरोधों और अत्याचारों के चलते कांग्रेस अधिक कट्टरपंथी हुई और कांग्रेस द्वारा इंडिपेंडेंस मूवमेंट को सक्रिय किया गया, क्योंकि न्यू पॉलिटिकल सिस्टम में यह कांग्रेस को एक सक्रिय पार्टी बना सकता था। गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, मोहम्मद अली जिन्ना आदि प्रमुख लीडर्स की अगुवाई में कांग्रेस की स्थिति देश में मजबूत हो गई और 1905 में बंगाल के फर्स्ट पार्टीशन के दौरान कांग्रेस एक मास मूवमेंट की तरह उभर कर सामने आई। बंगाल के फर्स्ट और सेकंड पार्टीशन के वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उसे ज़रूर देखें। इसके बाद 1912 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस को ज्वाइन किया। फिर 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आए। महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में जो कार्य किए थे उनकी चर्चा हर जगह थी। 1917 और 18 में महात्मा गांधी ने 3 बड़े स्ट्रगल किए, जिनमें चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेड़ा सत्याग्रह। इन तीनों स्ट्रगल्स के दौरान भारतीय जनता का पूरा सपोर्ट कांग्रेस को मिला। लोग सिर्फ महात्मा गांधी को फॉलो कर रहे थे। वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद गांधी पार्टी से नहीं बल्कि पार्टी गांधी से एसोसिएटेड होने लगी। इसके बाद महात्मा गांधी कांग्रेस पार्टी के अनऑफिशियल आइकॉन बन गए। 1924 में गोपाल कृष्ण गोखले और अन्य सहयोगियों के कहने पर गांधी पार्टी के प्रेसिडेंट बन गए। 1929 में जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंसी में लाहौर सेशन के दौरान कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की और 1930 में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इसके बाद 1938 और 39 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया, लेकिन 39 में बोस ने खुद कांग्रेस से रिजाइन कर दिया क्योंकि उनकी विचारधारा कांग्रेस से अलग थी। वह ब्रिटिश राज से किसी भी तरह का कोई नेगोशिएशन नहीं चाहते थे। उनका मानना था कि देश हमारा है और हम इसे अपनी ताकत और हिम्मत से वापस ले लेंगे। यही जज्बा उनकी आज़ाद हिंद फौज में आगे देखने को मिला। 38-39 तक देश के पार्टीशन की बात भी सामने आ गई थी, जो बोस को रास नहीं आ रही थी। उस समय तक कुछ लोगों को ऐसा लगना शुरू हो गया था कि कांग्रेस सिर्फ आज़ादी और सत्ता चाहती है, भले ही उसकी कीमत देश का बंटवारा क्यों ना हो। कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व पूरी तरह से महात्मा गांधी द्वारा किया जा रहा था। कांग्रेस उस समय रेडिकल सोशलिस्ट, ट्रेडिशनलिस्ट, चाहे वह हिंदू हो मुस्लिम हो, कांग्रेस इन सब के लिए एक अम्ब्रेला या शेल्टर की तरह काम कर रहा था। कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी थी ही नहीं जिससे उस समय कांग्रेस की बराबरी की जा सकती थी। 1947 में देश की आज़ादी के बाद 25 अक्टूबर 1951 और 21 फरवरी 1952 के बीच भारत का पहला जनरल इलेक्शन हुआ, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत हुआ। इस पहले इलेक्शन में लोकसभा में 489 सीट्स थीं और 173 मिलियन पीपल्स ने वोट दिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और सोशलिस्ट पार्टी के अगेंस्ट भारी जीत हासिल की। कांग्रेस को फर्स्ट इलेक्शन में 489 सीट्स में से 346 सीट्स मिली। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और नेहरू गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर जैसे कि स्टील, आयरन, कोल्स में इन्वेस्ट किया। कांग्रेस पार्टी अब तक पुरानी पॉलिसीज पर ही काम कर रही थी जो महात्मा गांधी के समय थी। 1963 में के कामराज को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया। 1964 में नेहरू की अचानक डेथ के बाद गुलजारी लाल नंदा को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया। नेहरू के बाद के इलेक्शन में 2 कांग्रेस लीडर लाल बहादुर शास्त्री और मोरारजी देसाई के नाम PM पद के लिए सामने आए। इस समय में कांग्रेस की कमांड पूरी तरह से के कामराज के हाथ में आ गई थी। लाल बहादुर शास्त्री की इस जीत के बाद के कामराज को वाइडली किंग मेकर कहा जाने लगा। PM बनने के बाद शास्त्री ने नेहरू की कैबिनेट को ही जारी रखा। शास्त्री ने नेहरू जी की बेटी इंदिरा गांधी, जो 1961 में कांग्रेस की अध्यक्ष भी रह चुकी थी, उनको
मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का पदभार दिया। शास्त्री ने नेहरू के समय की पॉलिसीज पर ही काम किया, लेकिन सोवियत यूनियन के संग अच्छे संबंध बनाए। शास्त्री के समय में कांग्रेस व्हाइट रेवोल्यूशन लेकर आई, जिसके दौरान नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना हुई ताकि दूध के प्रोडक्शन और सप्लाई को बढ़ाया जा सके। 1965 में कांग्रेस गवर्नमेंट के दौरान इंडो पाक वॉर हुआ। इंडिया की जीत हुई और शास्त्री हीरो बन गए। इस युद्ध के दौरान शास्त्री का स्लोगन जय जवान जय किसान बहुत पॉपुलर हुआ। 1966 में ताशकंद समझौते के दौरान ताशकंद में शास्त्री की हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई। ये टॉपिक विवादास्पद है, लेकिन अभी हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं। शास्त्री के बाद कांग्रेस में दो नाम सामने आए, इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई। इस बार फिर के कामराज ने किंग मेकर की तरह मोरारजी देसाई की बजाय इंदिरा गांधी को पीएम बनाया। कांग्रेस के ही राइट और लेफ्ट विंग बन गए। राइट विंग का नेतृत्व मोरारजी देसाई द्वारा किया जा रहा था, जो इंदिरा गांधी के लिए लगातार नए नए चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स खड़े कर रहा था। 1969 में इंदिरा गांधी बैंक नेशनलाइजेशन लेकर आई। उस समय इंदिरा गांधी ने उस समय के डिप्टी मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर मोरारजी देसाई से किसी तरह का कंसल्टेशन नहीं लिया। इसलिए कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी के इस डिसीजन से उन पर खफा थी। 1969 आते आते पार्टी में बहुत टेंशन बढ़ गया था। गांधी अब ओल्ड गार्ड और मोरारजी देसाई से अलग होना चाहती थी। इंदिरा गांधी को ज़्यादातर मेंबर्स का सपोर्ट मिला और एक नई कांग्रेस तैयार हो गई, जिसे न्यू कांग्रेस पार्टी कहा जाने लगा। इंदिरा गांधी को ज़्यादातर कांग्रेस मेंबर्स का सपोर्ट मिल रहा था और ओरिजिनल कांग्रेस में 65 मेंबर्स ही थे, जिसमें किंग मेकर इंदिरा गांधी को पीएम बनाने वाले के कामराज, मोरारजी देसाई और के पाटिल जैसे लीडर थे, जो ओरिजिनल कांग्रेस को लीड कर रहे थे। कांग्रेस कमेटी के 705 मेंबर्स में से 446 इंदिरा गांधी के साथ थे। यहाँ से गांधी ने बड़े लीडर्स को पीछे छोड़कर कांग्रेस की कमांड अपने हाथ में ली। इसके बाद ईस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट करने और बांग्लादेश को स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के बाद इंदिरा गांधी वर्ल्ड में कांग्रेस आइकॉन बन गई। फिर इमरजेंसी का दौर आया, ऑपरेशन ब्लू स्टार आया। कांग्रेस पार्टी को गांधी का आइकॉन देने वाली इंदिरा गांधी ही थी। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस पार्टी में पोस्ट इंडिपेंडेंस या 1952 और नेहरू और शास्त्री के रूल्स पर काम नहीं किया। इंदिरा गांधी ने सिस्टमेटिकली पार्टी को डिस्ट्रॉय करके हर लेवल पर पार्टी को अपने लॉयलिस्टिक में आने वाले मेंबर्स का एक कोर ग्रुप बना दिया। चाहे 1969 में बैंक नेशनलाइजेशन लाना हो, ऑपरेशन ब्लू स्टार हो, इमरजेंसी हो, इंदिरा गांधी ने कांग्रेस के सारे डिसीजन अपने हिसाब से लिए। वह किसी से कभी कंसल्ट नहीं करती थी। धीरे धीरे सभी कांग्रेस के बड़े लीडर्स को दरकिनार कर दिया गया। किंग मेकर कहे जाने वाले के कामराज से हटकर इंदिरा गांधी ने एक अलग कांग्रेस पार्टी बनाई और वह 1971 और 72 में पीएम के साथ 2 बार फाइनेंस मिनिस्टर भी रही। इंदिरा गांधी द्वारा बनाई गई कांग्रेस को ही चुनाव आयोग ने इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम दिया, लेकिन इंदिरा गांधी ने अपनी फैमिली लेगेसी को कांग्रेस को कंट्रोल करने के लिए कभी भी डायरेक्ट यूज नहीं किया, क्योंकि उस समय कांग्रेस में बड़े बड़े दिग्गज लीडर्स थे। इंदिरा गांधी ने यह पोजीशन या नाम अपने हार्ड वर्क से बनाया है और अपने आप को एक यूनिक पॉलिटिकल लीडर की तरह रिप्रेजेंट किया। इंदिरा गांधी ने एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फ्रेम तैयार किया, जो कांग्रेस लीडर्स और उनके बेटे राजीव गांधी द्वारा यूज किया गया। इंदिरा गांधी के बाद उनके बेटे राजीव गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया और राजीव गांधी ने भी अपने मां के ही सेट फ्रेमवर्क पर काम किया। राजीव गांधी की हत्या के बाद पीवी नरसिम्हा राव को पीएम बनाया गया और कांग्रेस को पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि गांधी के बिना कांग्रेस अधूरा है या नहीं है। 1998 में राजीव गांधी की वाइफ सोनिया गांधी को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया। उसके बाद मनमोहन सिंह पीएम बने, लेकिन उन्हें हमेशा पपेट कहा जाता रहा क्योंकि उनका सारा कंट्रोल सोनिया गांधी के हाथ में रहा। पिछले 3 दशकों में इंडियन पॉलिटिक्स में एक नया चेंज आया है। पॉलिटिक्स अब ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और प्रोफेशनल हो गई है, लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस
अभी भी 1991 के पीरियड में काम कर रही है। पार्टी का सारा दारोमदार गांधीज पर ही है। कांग्रेस जैसे कि गांधीज का रॉयल टैग है, जैसे कि कांग्रेस में कोई बड़ा लीडर है ही नहीं। कांग्रेस को ये समझना होगा कि अब पॉलिटिक्स आइडियलाइज वोकैबुलरी नहीं रही है, जहां सेवा, त्याग, कल्याण जैसे शब्दों का यूज़ होता है। अब राजनीति एक प्रोफेशन है और 2014 के बाद से कांग्रेस को इंदिरा गांधी वाली कॉम्प्लेक्सिटी समझ नहीं आ रही लगती है। राहुल, प्रियंका, बल्कि सोनिया को भी ऐसा लगता है कि ये एक फैमिली लेगेसी है, जहां किसी भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी के बिना हम गेन कर सकते हैं। अब कांग्रेस को भी समझना होगा कि यह एक पार्टी है जो ब्रिटिश समय से बड़े बड़े लीडर्स का एक ग्रुप रही है। यहाँ कोई गांधीज का रॉयल टैग नहीं है, जहाँ बिना गांधीज के कुछ नहीं हो सकता है। कांग्रेस और उसके इतिहास के बारे में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।